हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज के क्लास में हम बात करते हैं साल्ट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने एसिड्स के बारे में बात कर ली थी, बेस के बारे में बात कर ली थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएच स्केल के बारे में सारी बातें कर ली थी कि पीएच स्केल क्या है। वो पीएच स्केल क्या होता था? एक स्केल होता था जिससे हम किसी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते थे कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रांग है या कोई बेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। वो सारी बातें में पीएच स्केल से पता चलती थी। 0 से 14 तक होता था। फिर उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और फिर हमने ये देखा था कि पीएच स्केल का डिटेक्ट पीएच पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जो अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर देता है। आपने आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया होगा। और आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं साल्ट्स, जो कि हमारे इस चैप्टर का थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमने एसिड्स के बारे में बात की, फिर हमने बेसिस के बारे में बात की और अब हम साल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, साल्ट्स, इससे पहले भी आप साल्ट सुन चुके हैं। कहां सुना आपने? आप याद कीजिए, जब आपने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी तो दोनों जगह आपने ये सुना कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो वो साल्ट बनाता है। तो साल्ट है क्या? तो साल्ट वैसे केमिकल सब्सटेंसेज हैं या वैसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बनता है एक एसिड और एक बेस के रिएक्ट करने की वजह से। जो बनता है किसकी वजह से? एक एसिड और एक बेस के रिएक्ट करने की वजह से, उसे कहते हैं साल्ट। तो salt is the chemical compound which is formed as a result of neutralization reaction between an acid and a base। जब एक एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट के रूप में जो आपको कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है? साल्ट होता है। वो क्या होता है? साल्ट होता है। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये स्केलेटल इक्वेशन यहां लिखा हुआ है कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है साल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है आपको? साल्ट प्लस वाटर। अच्छा, इस दौरान होता क्या है? तो आप याद कीजिए, अगर आपको ध्यान हो कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है और बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एक दूसरे से कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करता है। और एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है वो रिप्लेस होता है किसके द्वारा? मेटल के द्वारा। आप ध्यान से देखिए, जब एक एसिड और एक बेस, ध्यान दीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं। एसिड के जगह पे मान लीजिए मैंने HCl लिया और बेस के जगह मान लीजिए मैंने NaOH लिया और आपको रिजल्ट में आपको NaCl मिला जो कि एक साल्ट है और प्लस आपको H2O मिला। H2O भूल जाइए, हम लोग NaCl पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो HCl में हाइड्रोजन था, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ? इस Na से रिप्लेस हुआ। देखिए, ये Na आया और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो एसिड का हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस होता है? एक मेटल के द्वारा। तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट बनता है। तो देखिए, आपके नोट में डिफाइन किया गया है चीजों को अच्छे तरीके से। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो साल्ट का डिफिनेशन दिया गया है कि salts are those chemical substances which are formed as a result of neutralization reaction between acids और bases। एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में जो आपको कंपाउंड मिलता है वही क्या होता है? साल्ट्स होता है। ठीक है। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान होता क्या है? एसिड का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है बेस के अंदर मौजूद मेटल से। आपको पता है जो बेस है वो मेटल का हाइड्रोक्साइड है। जो बेस का एक्वा सॉल्यूशन है वो मेटल उसमें मेटल है और हाइड्रोक्साइड आयन है। तो मेटल आएगा और एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और साल्ट फॉर्म कर देगा। समझ के बाद साल्ट के बनने का तरीका ये है। अब ये जो साल्ट होता है, साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है। साल्ट क्या होता है? एक आयोनिक कंपाउंड होता है। दुनिया में तीन तरह के कंपाउंड्स होते हैं सच में, लेकिन आपके लेवल पे 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। आपने क्लास 9 में पढ़ा। आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? आयंस से जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है कोवैलेंट कंपाउंड। आयंस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का लेन देन। कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और तब आयंस बनेंगे, और आयंस से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जब Na और Cl एक दूसरे के साथ आते हैं, Na और Cl, तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको देता है? Cl को देता है, और Na पे प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पे माइनस चार्ज आ जाता है। और इस अपोजिट चार्ज आ गया, Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे निगेटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा और मिलके बना देगा क्या? NaCl।
क्या बना देगा, NaCl। तो जितने भी साल्ट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है, यानी वो बनते हैं किससे, आयंस से बनते हैं। किससे बनते हैं, आयंस से बनते हैं। समझ गए, एक केटायन और एक एनायन। जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, उसे हम कहते हैं केटायन, और जो निगेटिव चार्ज वाला होता है उसे हम कहते हैं एनायन। समझ गए, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, केटायन, और जो निगेटिव चार्ज वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनायन। और इसी केटायन और एनायन के मिलने से साल्ट बनता है। याद रखिएगा केमिस्ट्री में कि केटायन कौन बनता है, मेटल के जो एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और वो केटायन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल के जो एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है और वो एनायन बनाते हैं। तो यहां ऑब्वियस है कि जो एनायन है वो पक्का एक नॉन मेटल होगा और जो केटायन है वो पक्का एक मेटल होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि साल्ट आयनिक कंपाउंड्स हैं। साल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। केटायन कहां से आता है, मेटल। केटायन कौन है, मेटल का आयन है, मेटल एटम का आयन है, और एनायन क्या है, नॉन मेटल एटम का आयन है। समझ गए। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूल होता है उसका कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या हो गया, आयंस हो गया। आयंस के बीच में जो फोर्स होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसका आप एग्जांपल कैसे आपको पता, अब आप पूछोगे सर कैसे पता चला आपको कि बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है। तो केमिस्ट्री कहता है कि जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जितना अधिक होगा उसका बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए केमिस्ट्री हमें बताता है कि मेल्टिंग पॉइंट देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है मींस बॉन्ड बहुत मजबूत है। तो जो भी साल्ट हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, वो जल्दी पिघलता नहीं है, घुल जाता है जल्दी, सॉल्युबिलिटी होती है, वाटर में सॉल्युबल होता है। साल्ट्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, बट अगर आप साल्ट को सॉलिड फॉर्म में रख दोगे, आग पर डाल के पिघलाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल से पिघलेगा। इट मींस साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या, बॉन्ड मजबूत, यानी कि जो उनके आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत ही तगड़ा होता है। लेकिन और एक बात याद रखना, अगर बॉन्ड बहुत तगड़ा होगा, मजबूत होगा, तो वो कौन सा फॉर्म में पाया जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में पाया जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो साल्ट्स आर सॉलिड इन नेचर जनरली एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बट व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर, जब इसे आप पानी में घुलाओगे, इट इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर, आराम से पानी में ये क्या होगा, घुल जाएगा। और जो ही ये पानी में जाएगा तो जो ही आप किसी साल्ट को वाटर के अंदर डालोगे, इसका जो केटायन और एनायन होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, यानी एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जैसे NaCl है ना, NaCl को आप जो ही वाटर के अंदर डालोगे, NaCl को आप जो ही कहां डालोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो आप देखोगे NaCl में Na+ अलग हो गया, और NaCl सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, NaCl आप ले लीजिए, इसको जो ही आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो Na अलग हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, और Cl- अलग हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि पानी के अंदर ये क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस के फॉर्म में आ जाएगा, यानी उसका जो मॉलिक्यूल है NaCl का मॉलिक्यूल वो टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। सारी बातें या कभी क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को, अभी छोड़ते हैं, अभी हम लोग इस पे कंसंट्रेट करते हैं, थोड़ा सा ये रखते हैं। तो किसी भी साल्ट को, कोई भी साल्ट आप ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए आप फेरस सल्फेट ले लीजिए, FeSO4 को आप डालोगे जो ही पानी के अंदर, तो Fe2+ अलग हो जाएगा और SO4 2- अलग हो जाएगा। ये हमेशा फिक्स है। कोई भी साल्ट आप ले लो, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर ले लोगे तो Mg2+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। देख रहे हो, हर जगह जो ही आप किसी साल्ट को वाटर के अंदर डालते हो, इसके कैटायंस और आयंस, एनायन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और वो घुल जाते हैं। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी बातें नोट में अच्छे से लिखी हुई है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड सॉल्युबल इन वाटर व्हेन साल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन देयर कैटायन एंड एनायन गेट डिसोसिएटेड, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। एग्जांपल सारे के सारे आप यहां से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो तो कोई भी साल्ट जो बना, उसको बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व है। एक एसिड इन्वॉल्व है
और एक बेस इन्वॉल्व है। देख लीजिए आप, एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन से ही ना साल्ट बना है। तो हम कह सकते हैं कि साल्ट के दो पैरेंट, ये सब एग्जांपल लिख लीजिएगा, वैसे नोट में है आप। तो यानी साल्ट के कितने पैरेंट बाबू? दो पैरेंट। एक पैरेंट उसका कौन? एसिड, और एक पैरेंट उसका कौन? बेस। दीज आर द टू पैरेंट्स ऑफ अ साल्ट। कोई भी साल्ट के दो पैरेंट होते हैं, एक जिस एसिड से वो बना और जिस बेस से बना। एक पैरेंट उसका एसिड हुआ और एक पैरेंट उसका बेस हुआ। समझ गए? और इसके फॉर्मेशन के दौरान होता क्या है? एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होता है या एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होता है बेस में मौजूद मेटल से। तो बेस का मेटल आता है और एसिड के हाइड्रोजन को हटा देता है और क्या बना देता है? साल्ट बना देता है। और ये हाइड्रोजन जो एसिड से अलग होता है वो बेस के OH के साथ जुड़ करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, याद रखिएगा इस चीज को। साल्ट बनता कैसे, आई होप आपको समझ में आ गया। एसिड के हाइड्रोजन को बेस का मेटल आया, एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्या बन गया? साल्ट बन गया। और वो हाइड्रोजन जो वहां से रिप्लेस हुआ वो गया और बेस के हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसके साथ कंबाइन किया और वाटर बना दिया। तो ये रिएक्शन होता है किसके दौरान? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान। तो जरा इस बात को गौर से देखिए। तो कई बार क्या होता है, अब साल्ट हो जाते हैं तीन तरह के, यहीं पर तीन तरह के साल्ट आते हैं। एक साल्ट होता है नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट, एक होता है एसिडिक साल्ट और एक होता है बेसिक साल्ट। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि साल्ट भी तीन तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। उनके नेचर के बेसिस पर साल्ट भी तीन तरह का होता है। एक न्यूट्रल साल्ट या नेचुरल साल्ट जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल साल्ट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा एसिडिक साल्ट एंड तीसरा बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट उस साल्ट को कहेंगे जिसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी उसका pH 7 होगा। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो एक न्यूट्रल साल्ट है। वो क्या है? एक न्यूट्रल साल्ट है। और वैसा साल्ट जिसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, यानी कि वो है साल्ट लेकिन पानी में जो ही घोलोगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एसिडिक साल्ट। और अगर जिस साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा वो क्या हो जाएगा? बेसिक साल्ट। है समझ में? तब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्यों न्यूट्रल साल्ट न्यूट्रल क्यों, एसिडिक साल्ट एसिडिक क्यों और बेसिक साल्ट बेसिक क्यों? न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया था। न्यूट्रलाइजेशन हो जाने का मतलब इफेक्ट खत्म हो जाना चाहिए था। तो जब साल्ट तो प्रोडक्ट ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ना, तो फिर एसिडिक कैसे हो सकता है, बेसिक कैसे हो सकता है? न्यूट्रल तो समझ गए, न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो न्यूट्रल हो गया। तो मैं इसका आंसर ये दूंगा बउआ कि जो न्यूट्रल साल्ट होता है उसमें एसिड के जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो मेटल के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। एसिडिक साल्ट जो होता है उसमें सारे हाइड्रोजन एटम मेटल एटम के द्वारा रिप्लेस नहीं होते हैं, कुछ बच जाता है। अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद है साल्ट फार्मूला के अंदर, जैसे एग्जांपल के देखिए, मैं एग्जांपल लिखता हूं आपको समझ में आएगा। मैंने क्या क्या कहा? मैंने कहा एक साल्ट है न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट, एक है आपका एसिडिक साल्ट और एक है आपका बेसिक साल्ट। देखिए आप देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, तीन तरह का ये साल्ट है। न्यूट्रल साल्ट में देखिए, न्यूट्रल साल्ट का एग्जांपल हो जाएगा NaCl। इसमें देखिए इस फॉर्मूला में क्या आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आपको कोई हाइड्रोक्साइड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी ये साल्ट जो बना होगा तो एसिड का जितना भी हाइड्रोजन था वो Na के द्वारा कंप्लीटली रिप्लेस हो गया, यानी इसके पास कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा। एसिडिक साल्ट के पास क्या होगा? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा, जैसे एग्जांपल के लिए NaHCO3। अब जरा इस फार्मूला को गौर से देखिए, इसमें एक हाइड्रोजन अभी भी है। इस फार्मूला में क्या अभी भी आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा है? और ये हाइड्रोजन जब आप पानी में इसे घोलोगे तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस होगा। ये हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस होगा, और रिप्लेस होकर क्या बनाएगा? उसे एसिडिक कर देगा, हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा ना, और हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा तो एक्वस सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन आयन मानने का मतलब है कि एक्वस को एसिडिक बना देना, इसीलिए एसिडिक है। यानी कि जब साल्ट के फॉर्मूला में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो क्या हो जाता है? एसिडिक साल्ट होता है। और जो बेसिक साल्ट होगा, बेसिक साल्ट में आप देखोगे कि क्या होगा? बेसिक साल्ट में आप देखोगे कि रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होगा।
क्या होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रो ऑक्साइड आयन होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखो, कोई भी हम ले ले, जैसे कि पीबी लेड PbOH NO3, जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, PbOH NO3, इस फॉर्मूले में देखिए इसमें OH एक बचा हुआ है ना, तो जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये OH रिप्लेस होगा और एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करेगा, और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा तो साल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। समझ गए? तो साल्ट तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका pH 7 होता है, यानी वो नेचर में न्यूट्रल होता है। एसिडिक साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि उसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। और बेसिक साल्ट जो होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, यानी कि उसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। ये तीन आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट वैसा साल्ट है जिसके केमिकल फॉर्मूला में कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है या हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद नहीं है। एसिडिक साल्ट वो है जिसमें अभी भी एक या एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद है, और बेसिक वो है जिसमें हाइड्रोक्साइड मौजूद है। देखिए डिफिनीशन तीनों का आपके नोट में लिखा गया होगा। नॉर्मल साल्ट को डिफाइन किया गया है कि द साल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट। बिल्कुल, जिसका एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल है, न्यूट्रल साल्ट। क्या लिखा है, व्हेन ऑल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड आर रिप्लेस्ड बाय मेटल देन नॉर्मल साल्ट इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि एसिड के सारे हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा, मेटल एटम के द्वारा या मेटल आयन के द्वारा, तो क्या बनता है, नॉर्मल साल्ट बनता है। और नॉर्मल साल्ट बनता कब है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो नॉर्मल साल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, नॉर्मल साल्ट बनता है। नॉर्मल साल्ट के पेरेंट जो होंगे, पेरेंट में एसिड जो होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस जो होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, और साल्ट जो होगा आपको न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया? अब आप अगर एसिडिक साल्ट की बात करें, देखिए डिफाइन किया गया है कि द साल्ट व्हिच कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज कॉल्ड एसिडिक साल्ट। यानी कि जिसके मॉलिक्यूल में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद है वो क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट कहलाएगा। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में, pH वैल्यू उसका 7 से कम होगा। और ये बनता कब है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जब कौन, एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस से तो बनता है एसिडिक साल्ट। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है अब बेस वीक है, तो स्ट्रॉन्ग मजबूत है, मतलब एसिड मजबूत है और बेस वीक है, तो बेस पूरी तरह से इसके सारे हाइड्रोजन एटम को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना हाइड्रोक्साइड आयन होगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड के पास बहुत सारा हाइड्रोजन आयन है ना, और वीक बेस के पास उतना हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, तो सारे हाइड्रोजन को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो फॉर्मूला में कौन क्या होगा, हाइड्रोजन बच जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो जो एसिडिक साल्ट होता है उसका जो पेरेंट एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो पेरेंट बेस होता है वो वीक होता है। तो रिजल्ट में आपको कैसा साल्ट मिलता है, एसिडिक साल्ट मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और इसके बाद अगर आप देखो, नेक्स्ट है कि बेसिक साल्ट, द साल्ट व्हिच कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो साल्ट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेसिक साल्ट कहलाएगा। और अगर बेसिक साल्ट का आप देखो तो इसके पेरेंट कौन होंगे, इसका जो पेरेंट होगा उसमें हाइड्रोक्साइड बचाना है, तो इसका जो पेरेंट होगा उसमें वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। रिजल्ट में आपको बेसिक साल्ट मिलेगा। यानी कि वीक एसिड वीक है बेचारा, उतना हाइड्रोजन आयन इसके पास है नहीं, और बेस स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाइड्रोक्साइड आयन है, सारा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, फार्मूला में बच गया, तो कौन सा साल्ट बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे एसिडिक साल्ट बनता है, कैसे बेसिक साल्ट बनता है, कैसे न्यूट्रल साल्ट बनता है। समझ में आ गया होगा? कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा आराम से, कुछ इसमें भयंकर है नहीं, सिंपल सी बातें हैं, इसीलिए इस पर कोई ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगर बात करो, तो अब हम बात करेंगे फैमिली ऑफ साल्ट की। किसकी बात करेंगे, फैमिली ऑफ साल्ट की। ये तो टाइप्स हो गए, अब होता है साल्ट की फैमिली होती है। अरे भाई जब पेरेंट है तो फैमिली भी तो होगी, दो पेरेंट है इसके, एसिड और बेस, तो अगर फैमिली है तो पेरेंट है तो फैमिली भी होगी। तो साल्ट का फैमिली होता है, क्या होता है, फैमिली ऑफ साल्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इजी सा है, कोई ज्यादा भयंकर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बातें। अब एक बात बताइए, एसिड और बेस, हमारा जो फैमिली होता है,
हम सभी का फैमिली है। हम सभी के कितने फैमिली है? 2 फैमिली है। एक फैमिली फादर वाला और एक मदर वाला। नानी गांव जाते हैं, वहाँ भी आराम से रहते हैं हम लोग, और जो यहाँ पे रहते हैं तो घर पे तो अपना है ही, जो दादा दादी वाला है वो भी एक है। तो 2 फैमिली है, एक मदर वाला और एक फादर वाला। ठीक उसी तरह साल्ट की भी 2 फैमिली है, एक उसके एसिड से फैमिली बनेगा और उसके बेस से फैमिली बनेगा। एक बात बताओ, साल्ट जो था उसमें क्या क्या था? एक केटायन था और एक एनायन था। अगर आप देखो तो साल्ट में है क्या? साल्ट में केटायन है और एनायन है। साल्ट में क्या है? केटायन है और एनायन है। ये जो केटायन है वो कहां से आया होगा? बेस से आया होगा। गौर से सोचिए आप, केटायन मेटल है ना, मेटल कहां से आया होगा? बेस से आया होगा। और ये जो एनायन है वो कहां से आया होगा? एसिड से आया होगा। तो अगर जिसके केटायन सेम है मतलब उसका पेरेंट बेस सेम है, और जिसका एनायन सेम है मतलब उसका एसिड सेम है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं हम फैमिली ऑफ साल्ट पढ़ने जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि साल्ट के 2 पेरेंट है, एक एसिड और एक बेस। तो एक फैमिली एसिड से मिलेगा, एक फैमिली बेस से मिलेगा। एक बात बताओ, साल्ट है तो आयनिक कंपाउंड, तो उसमें केटायन है और एनायन है। उसका जो केटायन है वो कहां से आया? बेस से आया। और उसका जो एनायन है वो कहां से आया? एसिड से आया। तो वैसा साल्ट जिसके पास एक जैसे केटायन हो या जिसके पास एक जैसे एनायन हो, वो कहेंगे कि वो सेम फैमिली से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां कुछ साल्ट लिखता हूं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा NaCl, मैंने लिखा Na2SO4, मैंने लिखा NaHCO3। जरा इन तीनों फॉर्मूला को देखिए, इसमें क्लोरीन है, इसमें सल्फेट आयन है, इसमें कार्बोनेट आयन है। एनायन अलग अलग है, लेकिन सब में मेटल के नाम पे क्या है? सोडियम। सब में मेटल के नाम पे क्या है? सोडियम। यानी हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों साल्ट जो हैं वो सोडियम फैमिली से। किससे हैं? सोडियम फैमिली। यानी इसके केटायन के बेसिस पर ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है, सारे के सारे सोडियम फैमिली से। और अगर मैं यहां लिखूं, जैसे ध्यान से देखिए, NaCl, उसके बाद CaCl2, MgCl2। जरा इन तीनों को देखिए, इसमें सोडियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है। ये मेटल है तीनों, तो ये तीनों मेटल है, तो केटायन अलग अलग है, लेकिन देखिए क्लोरीन 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 है कि नहीं है? ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, यानी सबका एनायन क्या है? सेम है। तो ये कहेंगे क्या? क्लोराइड फैमिली से। आया समझ में? तो साल्ट की 2 फैमिलीज होती है, मतलब हर एक साल्ट की 2 फैमिली से वो बिलोंग करता है, एक उसके केटायन से और एक उसके एनायन से। देखिए आपके नोट में डिफाइन क्या है, होप आपको समझ में आया हो। देखिए डिफाइन किया गया, मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। नोट्स में भी देख लीजिए कि द साल्ट्स हैविंग सेम केटायंस और एनायंस आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ साल्ट। यानी वैसे साल्ट जिसके पास केटायन एक जैसे हो या एनायन एक जैसे हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? सेम फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जितने भी हैं वो सोडियम फैमिली के हो गए। और अगर आप देखो तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जितने भी क्लोराइड हैं वो सब क्लोराइड फैमिली से। अरे आया समझ में? तो इस तरह से आप फैमिली ऑफ साल्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इंपोर्टेंट फैमिलीज देखिए लिखा हुआ है, फैमिलीज, सम इंपोर्टेंट फैमिलीज ऑफ साल्ट। देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा है सोडियम साल्ट्स। सोडियम साल्ट्स का मतलब क्या? जितने भी सोडियम साल्ट्स होंगे उनका केटायन कौन होगा? सोडियम होगा। फिर दिया कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट में क्या होगा? केटायन कैल्शियम होगा। एनायन कुछ भी हो उससे मतलब हमें नहीं है, सबका केटायन क्या होगा? कैल्शियम होगा। मैग्नीशियम साल्ट यानी कि केटायन मैग्नीशियम होगा। अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट में क्या होगा? NH4 होगा, सबके फॉर्मूला में NH4 होगा। NH4Cl, NH4 NH4 अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सब में अमोनियम होगा तो अमोनियम साल्ट हो जाएगा। जिंक साल्ट यानी सबके केटायन में जिंक होगा। पोटासियम साल्ट, सबके केटायन में पोटासियम होगा। एल्युमिनियम साल्ट, कॉपर साल्ट, ये सारे क्या हो गए? केटायन के बेसिस पे फैमिली हो गए। और एनायन के बेसिस पे देखो तो क्लोराइड साल्ट्स, क्लोराइड साल्ट्स में क्या होगा? सबका एनायन क्लोरीन होगा,
सबका एनायन क्या होगा? क्लोरीन होगा। सल्फेट साल्ट में सबका एनायन क्या होगा? सल्फेट आयन होगा, SO4। फिर दिया नाइट्रेट साल्ट, सब में NO3 होगा फॉर्मूला में, वहां पर एनायन के रूप में कौन होगा? नाइट्रेट होगा, NO3 होगा। एसीटेट साल्ट मतलब सबके फॉर्मूला में एसीटेट आयन होगा। फिर उसके बाद कार्बोनेट साल्ट, सबके फॉर्मूला में कार्बोनेट आयन होगा, CO3 होगा। अरे आया समझ में? तो साल्ट की फैमिली दो हुई, एक कैटायन से और एक एनायन से, एक कैटायन से और एक एनायन से। चलिए अब अगर आप देखो तो अब होता क्या है, देखिए जितने भी क्लोराइड साल्ट, अब एक बात बताओ, सारे के सारे जो साल्ट्स हैं वो एक एसिड और एक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। तो जितना भी साल्ट होगा जिसको बनाने में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाया होगा, ध्यान से सुनिएगा, वैसा साल्ट जिसको बनाने के लिए आप भगवान जाने आपने कौन सा कैटायन यूज किया, कौन सा बेस यूज किया, उसे रहने दीजिए, लेकिन आपने एसिड फिक्स कर दिया कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही डाला। तो अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही डाला तो एक बात बताओ कि उसका एनायन तो हमेशा क्लोरीन होगा, क्योंकि एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ना मेटल। तो एसिड तो तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया, तो क्लोरीन तो पक्का होगा। तो सबका सब साल्ट किस फैमिली से बिलोंग करेगा? क्लोराइड फैमिली से। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जितने भी साल्ट होंगे वो क्या होंगे? क्लोराइड होंगे। ठीक उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी साल्ट होंगे वो सल्फेट होंगे। नाइट्रिक एसिड के जितने भी साल्ट होंगे वो नाइट्रेट होंगे। एसिटिक एसिड के जितने भी साल्ट होंगे वो एसीटेट होंगे। और कार्बोनिक एसिड के जितने भी साल्ट होंगे वो कार्बोनेट होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से फैमिली बनता है। और अब आपको सर सोडियम कैल्शियम ये सब कैसे? तो भाई सोडियम कैल्शियम देखना है तो डायरेक्ट मेटल देखना कि कौन सा मेटल है, कोई ना कोई एक मेटल तो होगा ना। आयनिक कंपाउंड में पक्का है एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। तो देख कौन सा मेटल है उस फैमिली से। अगर तुमको मेटल के रूप में सोडियम दिखा तो सोडियम साल्ट हो गया। अगर क्लोरीन तो दिखेगा नहीं। अगर आपको कैल्शियम दिखा तो कैल्शियम फैमिली हो गया। मैग्नीशियम दिखा तो मैग्नीशियम फैमिली हो गया। जिंक दिखा तो जिंक फैमिली हो गया। कैल्शियम दिखा तो कैल्शियम फैमिली हो गया। जो मेटल दिखा उसी फैमिली की हो गई। अरे आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैमिली को डिटरमाइन करना। अब आप देखो अगर तो किसी भी साल्ट का जो नाम होता है वो दो अक्षरों से बनता है। दो पेरेंट है तो नाम भी दो अक्षरों से। एक नाम मिलता है उसे कैटायन से और एक मिलता है एनायन से। कैटायन कहां से? यानी बेस से। यानी एक नाम उसे मिलता है किससे? बेस से। और एक नाम मिलता है उसे एसिड से। अब देखिए ना कोई भी साल्ट का नाम देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ रहे हो ना? हर एक साल्ट में दो नाम होते हैं। उसका जो फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम वो उसके कैटायन से मिलता है। जो मेटल है कैटायन के रूप में वो डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे अगर सोडियम है तो सोडियम। जैसे अगर आप देखो, अगर आप मैं एग्जांपल के लिए यहां दिखाऊं आपको, सारे एग्जांपल्स लिखे हुए नोट में तो घबराइएगा नहीं, आप यहां से भी समझ रहे होंगे आई होप। अगर आप देखो कोई भी लिखो, जैसे कि आप NaCl, अब इसका नाम रखना है आपको। एक बात बताओ, NaCl, तो इसमें हमें पता है कि मेटल जो होगा वो कैटायन होगा। इसमें कैटायन कौन है? सोडियम। तो पहले सोडियम लिख दो। क्या लिख दो? सोडियम। और Cl है ना, Cl है मतलब क्लोरीन। क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। जैसे कोई दूसरा हम लिखते हैं, जैसे कि लिखा है ZnSO4। अब इसका हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले मेटल ढूंढो। मेटल कौन सा है? जिंक। तो सबसे पहले लिखेंगे जिंक। और एक बात बताओ, SO4 है, SO4 कहां से आया होगा? H2SO4 से आया होगा। और मैंने अभी तुरंत बताया सल्फ्यूरिक एसिड का जो साल्ट होता है वो क्या कहलाता है? सल्फेट। तो जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। जैसे ये लिखा हुआ है CaCO3। अब जरा देखो ये भी एक साल्ट है। Ca मतलब कैल्शियम, तो लिख देंगे कैल्शियम। और CO3 कहां से आया होगा? कार्बोनिक एसिड से आया होगा। किससे आया होगा? कार्बोनिक एसिड से। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी साल्ट का जो नेम होता है उसमें दो लेटर्स होते हैं, दो अक्षर होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आता है कहां से? उसके कैटायन से। और जो सेकेंड वर्ड होता है वो आता है कहां से? उसके एनायन से। यानी उसका जो नाम है वो उसके पेरेंट एसिड और बेस से मिलता है। किससे मिलता है? पेरेंट एसिड और बेस से मिलता है। फर्स्ट नेम मिलता है पेरेंट बेस से और सेकेंड नेम मिलता है उसको किससे? पेरेंट एसिड से। किससे मिलता है? पेरेंट एसिड से। देखिए लिखा हुआ है कि नेम ऑफ ईच साल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में बना होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ साल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस। जो फर्स्ट पार्ट है वो कहां से आता है? बेस से आता है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ नेम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड। सेकेंड पार्ट किससे आता है? एसिड से आता है।
समझ गए बात? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेमिंग कैसे होता है। फैमिली नेमिंग क्लियर हो गया ये। अच्छा, कुछ कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो मिक्स साल्ट होते हैं। कुछ कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो मिक्स साल्ट होते हैं। इनमें क्या होता है, एक से ज्यादा केटायन या एनायन होता है। उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा केटायन या एनायन होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जरा गौर से देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं CaOCl2। जरा इसमें गौर से देखिए, तो इसमें कैल्शियम तो एक केटायन है और ऑक्सीजन भी यहाँ एनायन है और क्लोरीन भी यहाँ एनायन है, यानी दो दो एनायन यहाँ एक साथ है, तो ये मिक्स्ड साल्ट हो गया। ये क्या हो गया, मिक्स्ड साल्ट हो गया। तो मिक्स्ड साल्ट का मतलब होता है कि वैसा साल्ट जिसके केमिकल फॉर्मूला में दो केटायन या दो एनायन हो, एक साथ दो केटायन। जनरली साल्ट के अंदर क्या होगा, एक केटायन होगा एक एनायन होगा, लेकिन अगर साल्ट के अंदर एक से ज्यादा केटायन या एक से ज्यादा एनायन एक ही साल्ट के अंदर हो तो क्या हो जाएंगे, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मिक्स्ड साल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम पोटासियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम पोटासियम कार्बोनेट। अगर आप देखो NaKCO3, इसमें देखो एनायन तो एक ही है, कार्बोनेट आयन, लेकिन देखो मेटल कैटायन दो दो है, एक सोडियम भी है और एक पोटासियम भी है। यहां पर देखो इस केस में दो एनायन है, इस केस में दो कैटायन है। तो अगर दो केटायन या दो एनायन एक साथ एक ही साल्ट के फॉर्मूला में हो तो उसे हम कहते हैं क्या, मिक्स साल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारी बातें थी साल्ट से रिलेटेड। अब अगर बात करें साल्ट के प्रॉपर्टीज की, साल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसमें कुछ भयंकर है नहीं, नोट्स में पढ़ लेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले साल्ट मोस्टली सॉलिड। साल्ट क्या होती है, जनरली सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है वो बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए वो मोस्टली सॉलिड होता है। और सॉलिड में भी कैसा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप गौर से देखोगे सॉलिड भी दो तरह के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो साल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी उनमें जो आयंस का सॉरी उसमें जो आयंस का अरेंजमेंट होता है वो एकदम फिक्स होता है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का अगर अरेंजमेंट देखो तो सोडियम क्लोराइड में आप देखोगे कि हर एक सोडियम एटम के चारों तरफ या हर एक सोडियम आयन के चारों तरफ 9 गो क्लोरीन आयन है और हर एक क्लोरीन आयन के चारों तरफ 9 गो सोडियम आयन है। ये अरेंजमेंट है, तो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है ना, कि एक सोडियम आयन के चारों तरफ 9 गो क्लोरीन आयन, हर एक क्लोरीन का आयन के चारों तरफ 9 गो सोडियम आयन, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो ये जो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, ऐसा जो सॉलिड होता है उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। साल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड, और अगर आप और डिटेल्स में जाएंगे तो आप लिखेंगे साल्ट्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप आपको समझ में आ गया। साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। साल्ट्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होगा। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर कैटायंस एंड एनायंस ऑफ साल्ट डिसोसिएट, एज अ रिजल्ट इट्स एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ही आप साल्ट को पानी में घोलोगे इसका कैटायन और एनायन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैटायन भी होंगे और एनायन भी होंगे, और जब बिजली पास करवाओगे तो आयन दौड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। यानी कि साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इट मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। साल्ट्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। याद कीजिए एसिड का भी जो एक्वस सॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रोलाइट था, बेस का जो अल्कली था उसका भी एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट था, और साल्ट तो पक्का इलेक्ट्रोलाइट होगा ही क्योंकि उसमें कैटायन और एनायन है। ठीक है, और साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा, हमने डिटेल्स में सारी बातें की। आई होप आपको साल्ट के बारे में जनरल सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि साल्ट्स क्या हैं, साल्ट्स की फैमिलीज क्या होती है, साल्ट कैसे बनता है, सारी बातें आई होप आपको समझ में आएगा। नेमिंग कैसे होता है उसका, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो साल्ट्स के बारे में सारी बातें हो गई। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में पढ़ना है, लाइक सोडियम क्लोराइड, कुछ इंपोर्टेंट प्लेस्टर ऑफ पेरिस, बहुत से साल्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, बारी बारी से एक एक हम लोग डेली पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछिए, चाहे कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो आप व्हाट्सएप वाले पे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम सम इंपोर्टेंट साल्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे मेन साल्ट तो वही है जो हम जनरली साल्ट सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।